नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएड की यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो बीएड की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं 24 जुलाई से। देखिए, इस बार जो है फॉर्मेट चेंज किया गया एग्ज़ाम का। आपका जो इस बार का एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय के माध्यम से होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है आपको लिखना पड़ता था, लेकिन इस बार कोरोना कारण जो है एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया गया और आपको जो है एमसीक्यू के माध्यम में एग्ज़ाम देना है। टोटल जो है 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक यूनिट से 20 प्रश्न रहेंगे। आपको हर यूनिट से जो है 10 प्रश्न करना रहेगा, यानी कि सब मिला के आपको 80 में से 40 प्रश्न करने रहेंगे। देखिए, समस्या ये है कि आपको एमसीक्यू के ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पा रहे होंगे, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाए जाएँ सारे सब्जेक्ट के। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने सब मिलाकर जो है आपका जो शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य यानी कि फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, इसके यूनिट फर्स्ट के हम 50 क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके इसमें से क्वेश्चन जरूर जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का देखते हैं, फिर बाकी जो है बारी बारी से हम आपको सारे जो है सॉल्व करवा देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवैगिक विकास और या फिर सर्वांगीण विकास। देखिए, मानसिक मतलब क्या हो गया? मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दिया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा, यह परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है आपको याद होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चौथा प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज बाईपोलर प्रोसेस। बाईपोलर मतलब द्विमुखी आप कह लीजिए। तो ये किसने कहा था? तो देखिए, जब भी द्विमुखी का नाम आएगा आपको किसका नाम याद रखना है? एडम्स का। द्विमुखी किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने शिक्षा के माने हैं 2 ध्रुव, 3 ध्रुव, 4 ध्रुव या फिर 5 ध्रुव। तो देखिए, एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। द्विमुखी में कौन कौन से? एक होता है टीचर और दूसरा होता है टॉट, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन जो जॉन डीवी इन्होंने शिक्षा के 3 ध्रुव माने हैं। कौन से माने? देखिए, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया अगर आप देखें तो क्या क्या होता है? एक हो गया टीचर हो गया, एक हो गया टॉट हो गया और एक हो गया करिकुलम। यानी कि शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और एक करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसे इसी करिकुलम के माध्यम से टीचर और टॉट जो है जुड़े होते हैं। तो ये जो है किसने कहा था? जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी जो है माना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा को संदर्भित करता है। देखिए, शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा को कौन संदर्भित करता है? विद्यालय द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। कैसे? देखिए, एजुकेशन को 3 तरीके से हम मानते हैं। एक होता है फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक और नॉन फॉर्मल यानी कि निरौपचारिक। तो ये शिक्षा के अलग अलग प्रकार हैं। तो जो शिक्षा विद्यालय में मिलती है वो हमारी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। परिवार द्वारा, समाज द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। सामान्यतः शिक्षा को विभाजित किया गया है कितने भागों में? तो यदि हम बात करें कि शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो देखिए, शिक्षा के कई भाग जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो परिवार शिक्षा की किस प्रकार का साधन है? देखिए, जो परिवार होता है ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। औपचारिक में हमारा क्या आता है? औपचारिक में हमारे विद्यालय आते हैं। अनौपचारिक में परिवार, समुदाय, राज्य, धर्म, पुस्तकालय, संग्रहालय, नाटक, समाचार पत्र, ये सभी जो है अनौपचारिक में आते हैं। और निरौपचारिक में कौन सा आता है? यानी कि नॉन फॉर्मल में तो जो डिस्टेंस लर्निंग होते हैं, जो मुक्त विश्वविद्यालय हो गए
रेडियो, दूरदर्शन आदि जो है हमारे निरौपचारिक में आते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है शिक्षा का औपचारिक अभिकरण बताइए, यानी कि फॉर्मल एजेंसी जो है शिक्षा का कौन सा है। तो जो फॉर्मल की बात आएगी, औपचारिक, तो जहाँ पर जो है एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है उसे हम औपचारिक कहते हैं। तो जैसे कि जो विद्यालय की शिक्षा होती है ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो 9वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय की परिकल्पना है वह हेराल्ड विल्सन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? हेराल्ड विल्सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है दूरवर्ती शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्टेंस लर्निंग या फिर दूरवर्ती शिक्षा है यह निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? निरौपचारिक शिक्षा। तो देखिए जो दूरवर्ती शिक्षा है वो बाह्य अध्ययन कह लीजिए, स्वतंत्र अध्ययन कह लीजिए, या फिर परिसर से बाहर अध्ययन कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो दूरवर्ती शिक्षा का मतलब है कि छात्र जो है कहीं से भी जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा उपर्युक्त सभी जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, प्रिंट मीडिया के साधन कौन कौन से हैं। प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं होती है सब प्रिंट मीडिया के माध्यम है। टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल और रेडियो ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिंट मीडिया हमारा समाचार पत्र हो जाएगा। 13वां प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में जो सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय था वह दिल्ली में स्थापित किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। 14वां प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए सभी को पता होगा कि जो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके जन्मदिवस को ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, ये सभी आपको पता है। 15वां प्रश्न है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा नहीं है क्या। देखिए जातिवाद बाधा है, प्रांतीयता बाधा है, सांप्रदायिकता बाधा है, लेकिन शिक्षा जो है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए जो है लाभकारी शिक्षा है। 16वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 17वां प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब से हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की जो शुरुआत है सबसे पहले 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के संकल्प के लिए एकता का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 नवंबर 1950 को जो है यूएन ने शांति के संकल्प के लिए एक एकता का प्रस्ताव पारित किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था। तो हमारा 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 1961 में जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य क्या है। तो जो है राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य हो जाएगा कि जातिवाद से निपटना। क्या हो जाएगा? जातिवाद से निपटना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है तो हमारा 21वां प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद देखिए इसका गठन हुआ था 1961 में और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 1962 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है सरकारी प्रतिबंधों को ढील देने को दर्शाता है। देखिए सरकारी प्रतिबंधों को जो ढील देना है उसे हम कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण, यानी कि उदारता दिखाना सरकारी प्रतिबंधों से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है भारत में निजीकरण की नीति कब अपनाई गई थी। तो देखिए 1991 में भारत में एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। आप इसको ध्यान रखिए, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में। मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे और उन्हीं के समय में जो है ये सब आर्थिक सुधार जो है हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो वैश्वीकरण शब्द है इसका प्रथम प्रयोग जो है एंथनी गिडिंग्स के द्वारा किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंथनी गिडिंग्स के द्वारा जो है
वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया? 25वां प्रश्न है, आर्थिक सुधार 1991 से प्रारंभ किए गए जिसमें प्रमुखतया निम्न को सम्मिलित किया गया। तो जो 1951 का आर्थिक सुधार था उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, देखिए मैंने भी आपको बताया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है इनको जो है सम्मिलित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से आर्थिक स्तर पर जोड़ना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, आर्थिक सुधारों को व्यापक स्तर पर लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्थिक सुधारों को जो है व्यापक स्तर पर लागू करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इन्होंने जो 1991 में जो है आर्थिक सुधार किए थे वो जो है देश के लिए काफ़ी फायदेमंद जो है साबित हुए थे। 28वां प्रश्न है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग कितने हैं? तो वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग हैं ये हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2 जो है वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, सेवाओं का सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र से यदि कोई सेवा निजी क्षेत्र की ओर आती है उसे हम निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है। तो कौन जो है तीनों से भिन्न है वो हमें बताना। देखिए कंप्यूटर हो गया, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, इसमें से कौन जो है तीनों से भिन्न है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन इन तीनों से भिन्न है। कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर और क्लोज सर्किट टेलीविज़न से भिन्न क्या है? दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो 1997 में जो आकाशवाणी हमारा नेटवर्क था उसमें कुल मिलाकर 194 केंद्र थे। कितने? 194 जो है केंद्र थे आकाशवाणी के। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है किसके लिए? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? मनोरंजन के लिए, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इन सभी कामों के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो देखिए जो भारत में प्रसारण यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत थी वह बम्बई एवं कलकत्ता में शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? बम्बई और कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो स्कूल के बच्चों में शारीरिक तौर पर भी हो सकता है, मानसिक तौर पर भी हो सकता है और रुचि के तौर पर भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है होते हैं। देखिए पता है आप सभी को कि प्रत्येक बालक जो है वो सभी से भिन्न होता है, वो यूनिक होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं हर जगह पर देखने को मिलती हैं। 35वां प्रश्न है, एलेक्सिया संबंधित है किससे? लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एलेक्सिया जो है ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में ये निकट संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध जो है स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो समावेशी जो शिक्षा है इसमें सामान्यीकरण होना चाहिए, संस्था रहित शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा की मुख्यधारा एवं समावेश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक क्या है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सुविधाओं की सर्वसुलभता जो है सबसे ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता यानी कि स्पेशल जो नीड वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? तो देखिए जो स्पेशल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। कि उनके साथ अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है,
समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको जो है, सही आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य कि सबको समाविष्ट करने से, यानी कि जो विशेष बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे, सबको साथ में समाविष्ट करने से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध इसलिए होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो स्कूल होते हैं वो बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय ही तो होते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इस प्रश्न में कोई संशय लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस प्रश्न में कौन सा उत्तर सही लग रहा है। 42वां प्रश्न है, शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में अवसर की समानता का तात्पर्य यह कि सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अभिप्राय है? देखिए अभी ये वही प्रश्न है कि सभी वर्ग के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है? तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में देखिए, विद्यालय में दैनिक सामूहिक सभा और कार्यक्रम का आयोजन करके जो है बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जो है जागृत किया जा सकता है। 45वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? तो सही आंसर हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय संस्कृति, धर्म के प्रति उदारता की भावना उत्पन्न करना, ये जो है शिक्षकों की भूमिका होती है। 46वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय एकीकरण का जो अर्थ है वह कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण हेतु राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो देखिए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय जो एकीकरण हेतु राष्ट्रीय एकता सम्मेलन उसने जो है पहला क्या बताया कि छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदाय एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए जो हमारी संस्था है वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, बालकों को विश्व नागरिकता के लिए तैयार किया जाए और विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास किया जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निजीकरण को संदर्भित करता है कौन सा? तो अर्थव्यवस्था से सरकारी स्वामित्व को समाप्त कर निजी क्षेत्र को सौंपना, ये जो है हमारा निजीकरण को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 51 नंबर, निजीकरण की सफलता हेतु जरूरी क्या है? उदारीकरण और अर्थव्यवस्था का विनियमन, पूंजी बाजार का पर्याप्त रूप से विकसित होना। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए जो शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य वहाँ से हमने आज 51 प्रश्न डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही लगातार वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत जो है मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।